घने जंगल में एक बूढ़ी काफी रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था बिजली और दूसरे का नाम था गुलाब। जैसा था नाम वैसा था रूप। उनकी लड़ाई की वजह से पास कोई पक्षी भी नहीं बैठ सकते थे। क्या बात है तुम्हें, कितनी बार कहा है कि मेरे मेकअप को पंख मत लगाना। परंतु बिजली, मैंने तुम्हारे मेकअप को पंख नहीं लगाया, मैं तो अपना मेकअप ढूंढ रही हूँ। बस बस सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना। क्या मैं झूठी हूँ? अब तो देख। तभी जंगल से बूढ़ी काफी लकड़ियाँ लेकर घर के बाहर आती है। फिर से शुरू हो गई ये दोनों, कभी भी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? क्या मेरी बात तुम दोनों को सुनाई दे रही है? अंदर तो बिजली और गुलाब आपस में लड़ाई कर रही थी। ऐ जंगल की परी, मेरे बारे में सोचो, मैं इन दोनों का क्या करूं? कपी की बेटियां तो हर समय लड़ती रहती थी। उसे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। शाम को कपे वाले उन दोनों को देखने आते हैं। अरे वाह वाह बहन, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन बहन, हमें दो दो सोने के हार चाहिए। क्या बहन जी, दो दो सोने के हार? मैं सोने के हार भला कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ, वही बेचकर घर का गुजारा करती हूँ। फिर भला कहाँ से लाऊंगी मैं सोने के हार? हाँ बहन जी, समझ गई मैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें, चलिए जी चले। ये कहते हुए कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए जंगल की परी, हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन अमीर बनाना भूल गई क्या? क्या हुआ मानो परी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तोते, जब देखो ये कवियाँ मुझे ही दोष देती रहती हैं। तो फिर परी जी, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? लेकिन तोते, क्या जो चाहता है उसे हर समय वही देना संभव है? परी जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक कहा तोते, अब 2 मिनट के लिए वो जो भी चाहेंगी उन्हें वही मिलेगा। तेरे नाम की तरह तुझ में भी कांटे हैं, भला कौन तुझसे शादी करेगा? तो तू भी अपने नाम की तरह तेज है, भला तुझसे कौन शादी करने वाला है? अच्छा, मैं चाहती हूँ तेरी शादी किसी अंधे से हो जाए। मुझे ऐसा कहा तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी लूले लंगड़े से हो जाए। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। जंगल की परी का ऐसा कहते ही उनके घर के बाहर तो कपे आ जाते हैं। हम आ गए। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं एक लंगड़ा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करनी है, और मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, शादी करने आया हूँ। क्या दीदी, हमारी बातें तो सच हो गई। तो क्या छोटी, अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ बाहर आती है। मैं जानती थी, ये तुम हर समय जो एक दूसरे को शराब देती हो, एक दिन तुम दोनों को लगेगा जरूर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल की परी सब सुनती है, लेकिन तुम दोनों भला कहाँ मेरी सुनती हो? माँ, अब क्या होगा? बेटी, ये जंगल की परी का आदेश है, अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों यहाँ कैसे आते? अब तुम दोनों को इन कपों से शादी करनी ही होगी। ए जंगल की परी, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना। हाँ दीदी, सुना भी तो क्या। फिर उन दोनों बहनों की शादी उन कपों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो बादल जी, क्या सोचा आपने? घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ बिजली कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचने कैसे जाऊँगा। बादल, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस टोकरियाँ बनाओ, उन्हें बेचने मैं जाऊंगी बाजार। ये तो बहुत अच्छा है, पता है मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफें करते हैं जंगल में। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति से कहती है, प्रेम जी, पी लीजिए चाय और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। मैंने सोच लिया है कि अब हम खेत में जाएंगे और अपनी फसल उगाएंगे। लेकिन प्रेम जी, हमें खेत कहाँ से मिलेगा? गुलाब, तुम चिंता नहीं करो, खेत है मेरे पिताजी का, बस तुम्हें मेरे साथ काम करवाना होगा। हाँ पति जी, काम तो करना ही होगा, वरना भूखे पेट मरना पड़ेगा। पता है बादल जी, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं।
मैं ये 5 टोकरियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो टोकरियाँ लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी ओर गुलाब भी अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती है। माँ, जरा आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो 1 गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। बताओ गुलाब, और कितना काम बाकी है? हाँ, बस थोड़ा सा ही। अच्छा, मुझे बताइए प्रेम जी कि हम किसकी खेती करेंगे? मेरे पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या खेती की जाए। हाँ, याद आया पति जी, धान ही तो असली सोना है। लेकिन गुलाब, उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना झाड़ना। देखिए प्रेम जी, अगर जंगल की परी ने हमारे भाग्य में लिखा है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे गुलाब और बिजली के दिन गुजरते हैं। बिजली का भी मेहनत करके बाजार में टोकरियाँ बेचती है, तो दूसरी ओर गुलाब दिन रात मेहनत करके धान की फसल उगाती है। और ये सब चिड़िया परी अपने जंगल के परिस्तान में देख रही थी। आइए आइए, ले जाइए 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। आइए आइए, देखिए बासमती चावल हैं, असली बासमती चावल। जल्दी जल्दी आइए, ले जाइए चावल। बड़ी दीदी, अब मुझे समझ में आया कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। तो ठीक है गुलाब, कल माँ से मिलने चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने घर आती हैं। बिजली का भी अपनी माँ से कहती है, माँ अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, कल से तो लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं जाएगी। बिजली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? माँ, आपकी दोनों बेटियाँ अब कमाने लगी हैं। आज से हम दोनों बहनें आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी का भी बहुत खुश होती है। देखिए मानो परी जी, आप ये दोनों बहनें आपस में लड़ाई नहीं करती हैं, बल्कि दिन रात मेहनत करती हैं। अब तो ये अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले रही हैं। आप भी इन दोनों के लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है तोते, ये दोनों जो चाहेंगी वही पाएंगी। बेटी, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता नहीं करो, हम दोनों बहनें मेहनत करके अमीर हो जाएंगी। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। मानो परी के ऐसा कहते ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि कभी कभी जो चाहे वो मिल जाता है। अब वो दोनों यही प्रार्थना करती हैं कि जंगल की परी उनके पतियों को ठीक कर दे। जिसके बाद मानो परी एक वैद्य के भेष में आ जाती है। मैंने सुना है कि आप दोनों बहनें अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारे पति ठीक हो जाएं। तो ठीक है, बदले में तुम दोनों बहनों को अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। फिर मानो परी उन दोनों को एक एक दवा की बोतल देती है। ये दवा अपने पतियों को रात में पिला देना, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। उनके बड़े घर भी अब झोंपड़ियों में बदल जाते हैं। अरे कहाँ हो तुम? इधर आओ गुलाब, देखो मुझे सब दिखाई दे रहा है। बिजली, जल्दी आओ, देखो मैं चल पा रहा हूँ और उड़ भी सकता हूँ। गुलाब, जल्दी आकर देख, हमने कर दिखाया। हाँ दीदी, हमने कर दिया, हमने सब कुछ खोकर अपने पतियों को ठीक कर दिया। हाँ छोटी, जो किया उसे जाने दो, हम सब मेहनत करके फिर से अमीर हो जाएंगे। हाँ दीदी, हम मेहनत करके जिंदगी को सुंदर बनाएंगे। अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी।
थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों, तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें। कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। ऐसे देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक चिड़िया को चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था।